वेलकम टू एसएसपी जोन। हम टॉपिक कर रहे हैं आर्टिकल्स, इसका इंट्रोडक्शन और थोड़े बहुत रूल्स हमने कल वाले लेक्चर में कर लिए थे। आज हम रूल्स को आगे करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं रूल्स तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दोबारा करवा देती हूँ आपको। आर्टिकल्स के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दो बात बताई थी। एक तो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, नाउन को सिंगुलर या फिर स्पेशल बताने के लिए। यानी अगर कोई भी नाउन या तो सिंगुलर होना चाहिए या फिर स्पेशल होना चाहिए, तभी उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर किसी एडजेक्टिव से पहले कभी आर्टिकल लगेगा तो वो नाउन बन जाएगा। जैसे कि पुअर से पहले अगर हम दा लगा दें तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। तो इसी वे में आर्टिकल्स करते हुए हमने ये किया था कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। ए और एन दोनों का मतलब ही एक होता है। तो सबसे पहले हमने किया था यूज़ ऑफ ए एन। ए एन के यूज़ से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, ये सबसे आसान था। यहाँ मैंने आपको ये रूल बताया था कि अगर साउंड अ से अंग के बीच में है, जिसे कि वोवल साउंड कहते हैं, अगर ब्लैंक के यहाँ जो वर्ड है उसको इंग्लिश में ही एज इट इज़ हिंदी में लिख लेना है। जैसे एलिफेंट, तो इसको हिंदी में लिख लिया मैंने एली, और इसका फर्स्ट जो वर्ड है अगर वो अ से अंग के बीच है तो एन का प्रयोग करें, और अगर वो क से ह के बीच है, जैसे कि हॉर्स में है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, ए। यानी साउंड के ऊपर बेस्ड है। अगर अ से अंग के बीच साउंड है तो एन का यूज़ करेंगे, क से ह के बीच साउंड है तो ए का यूज़ करेंगे। सेकंड रूल था कि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बेस्ड है। कुछ वर्ड है जिनमें कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं, तो उसमें आपने मिसयूज़ नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि ये वर्ड देखिए आप, ईयर, YEAR, इसको ईयर नहीं बोला जाता, ये ईयर है, तो ईयर के हिसाब से इसमें ए। उसके बाद था कि अगर नाउन काउंटेबल होगा तभी आर्टिकल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थर्ड में शॉर्ट फॉर्म्स थी जिनको एब्रीवेशंस बोलते हैं। एब्रीवेशंस में भी वही रूल फॉलो करना है। अगर अ से अंग के बीच साउंड है तो एन का प्रयोग करें, क से ह के बीच है तो ए का यूज़ करेंगे। तो कल हमने स्टार्ट किया था यूज़ ऑफ द को दो तरह से बोला जाता है, कुछ उसको दी भी बोलते हैं और कुछ इसको द भी बोलते हैं। जो दी बोलने का रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल, वो ये है कि अगर आप कोई वोवल वर्ड्स को प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो दी का प्रयोग करें। अगर आप कॉन्सोनेंट वर्ड्स को बोलना चाहते हैं तो द का यानी दा का यूज़ करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इतने सारी वोकैबुलरी हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिकॉग्नाइज वेदर वी आर गोइंग टू स्पीक वोवल और ए कॉन्सोनेंट। So we can use according to our choice, means the and the both are correct. Okay? तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं द से रिलेटेड रूल नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कोई भी नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आए तो उसके साथ ए या एन साउंड के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। ओके? वही वर्ड उसी सेंटेंस में सेकंड टाइम या उससे ज़्यादा बार आए तो ऑटोमेटिकली उस सेंटेंस में द का यूज़ हो जाएगा। ओके? अगर कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आए तो क्या यूज़ करेंगे, ए और एन। अगर वही वर्ड उसी सेंटेंस में दूसरी बार या उससे ज़्यादा बार आए तो द का यूज़ करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ। डैश मैन इज गोइंग ऑन रोड। डैश मैन हैज़ बैग। डैश बैग कंटेन्स goods, dash road leads to करनाल। देखिए मैंने काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल लिख दिया ताकि इस रूल को आप अच्छे से क्लियर कर पाए। डैश मैन इज गोइंग ऑन रोड, सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड को ही देखेंगे, मैन। इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, मैन का म, तो म के हिसाब से इसमें क्या आ गया, ए।
ए मैन इज गोइंग ऑन रोड, रोड में र की साउंड है और र के अकॉर्डिंग इसमें क्या यूज करेंगे, ए। अब देखिए सेंटेंस सेम चल रहा है, वही पैराग्राफ है, वही यानी कि हम एक सिचुएशन वही चली हुई है। तो मैन पहली बार आया, हमने ए का यूज कर दिया। इसी सेंटेंस में मैन दोबारा आ गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ जाएगा, द। ओके, द मैन हैज़ बैग, देखिए बैग में ब का साउंड है तो ब के अकॉर्डिंग फिर से क्या आ गया, ए। बैग इसी सिचुएशन में दोबारा आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या यूज़ करेंगे, द। डैश रोड लीड्स टू करनाल, रोड देखिए पहले आया था हमने ए का यूज़ किया था, रोड दोबारा आ गया इसी सेंटेंस में तो यहाँ हम क्या यूज़ कर देंगे, द। तो इसकी क्या पूरा एक ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूँ कि जो एक आदमी है वो किसी रोड पे जा रहा है, उस आदमी के पास, देखिए उस आदमी के पास, किस आदमी के पास, जो रोड पे जा रहा है, तो उस आदमी के पास एक बैग है, बैग में कुछ सामान है और जो रोड है वो करनाल को जाता है। ओके, तो रूल बेसिकली क्या है कि कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में पहली बार आए तो ए और एन, वही वर्ड उसी सेंटेंस में दोबारा आए या उससे ज़्यादा बार आए तो क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ हम करेंगे। अगला जो रूल है बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। किसी भी अगर पोस्ट का नेम आ जाए, पोस्ट का नेम जैसे कि प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट या फिर जैसे कि पोस्टमैन, तो इन सब से पहले ऑटोमेटिकली द ही आएगा। जैसे कि माई फादर वेंट टू स्कूल टू मीट डैश प्रिंसिपल, मतलब कि मेरे जो फादर हैं वो स्कूल गए, क्या करने के लिए गए, प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर पोस्ट का नाम है और पोस्ट के नाम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 है, जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, देखिए पहले मैं आपको ऑर्डिनल का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा सा। ये एडजेक्टिव की एक टाइप होती है और जो एक डेफिनेट एडजेक्टिव होता है, निश्चित, जो जिसको बोलते हैं कि निश्चित विशेषण। ओके, डेफिनेट एडजेक्टिव वो दो तरह का होता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। तो मैंने इसको इस तरह से डिवाइड कर रखा, देखिए कभी भी अगर कार्डिनल ऑर्डिनल में आपको डिफरेंस आ जाए तो कार्डिनल, और यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑर्डिनल, ये कंफ्यूजन नहीं होएगी आपको दोबारा। देखिए कार्डिनल ऑर्डिनल, तो कार्डिनल का पहला वर्ड क्या है, देखिए सी, और ये जो मीनिंग मैंने लिखा इसका भी फर्स्ट वर्ड क्या है, सी। कार्डिनल मतलब काउंटिंग, तो काउंटिंग कैसे करते हैं हम, 1 2 3 4 5। अगर कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं तो काउंटिंग जो भी हम करते हैं 1 2, अगर आप जहाँ तक भी लेकर जाएं वो कार्डिनल। ऑर्डिनल, देखिए इसका मीनिंग का पहला वर्ड क्या लिखा मैंने, ऑर्डर। ऑर्डिनल ऑर्डर, ऑर्डर जैसे कि पोजीशन निकालते हैं हम, पोजीशन कैसे निकलती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट, ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, ऑर्डिनल। तो ये जो फर्स्ट सेकंड लास्ट नेक्स्ट एक्सेट्रा, ये सभी ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो इनके आगे भी हमेशा क्या यूज़ होता है, द। जैसे कि मोहन वाज डैश फर्स्ट टू अराइव द पार्टी, मतलब इसकी ट्रांसलेशन क्या हुई स्टूडेंट्स, कि मोहन पार्टी में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था, तो फर्स्ट से पहले ऑटोमेटिकली क्या आएगा, द। अगर इसी सेंटेंस को मैं देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, आई वॉज डैश लास्ट, मैं सबसे लास्ट में गया, तो फिर भी क्या आएगा बताओ, फिर भी द आएगा। आई वॉज द लास्ट, मोहन सबसे पहला था, मैं सबसे लास्ट का था, तो मोहन वॉज द फर्स्ट एंड आई वॉज द लास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। जो नेक्स्ट रूल है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूल्स ऑफ आर्टिकल्स है, यानी जिसके बारे में लगभग सभी को ऑलरेडी पता होता है। आर्टिकल्स का यूज़ होता है, आर्टिकल्स में द का यूज़ होता है टू डिनोट ए पर्टिकुलर पर्सन और
प्लेस। देखिए डिनोट वर्ड, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स ग्रामर सीखना चाहते हैं वो डिनोट वर्ड को तो बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि डिनोट का मतलब होता है बोध कराना। ये हिंदी में भी बार बार होता है, जब भी हम हिंदी ग्रामर करते हैं, संज्ञा सर्वनाम का बोध कराए, तो बोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोट। पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है विशेष। तो क्या ट्रांसलेशन बनी स्टूडेंट्स कि आर्टिकल्स में द का यूज होता है टू डिनोट, बोध कराने के लिए। किसका बोध कराने के लिए? किसी भी विशेष व्यक्ति या फिर स्थान या वस्तु, जो भी हो सकता है। तो देखिए डैश वुमेन इन रेड साड़ी इज माय मदर। तो देखिए क्या सिचुएशन है, डैश वुमेन इन रेड साड़ी इज माय मदर, यानी कि वुमेन, तो देखिए औरत की बात हो रही है, जो कि एक नाउन है। तो कौन सी औरत की बात हो रही है? किस महिला की बात हो रही है? जो कहाँ जो कैसी ड्रेस में है? रेड ड्रेस में। सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, तो वो मेरी माँ है। तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर वुमेन है, और उनकी पर्टिकुलरिटी आपको किस फ्रेज से पता लग रही है? इन रेड साड़ी, यानी कि कौन सी औरत? जिन्होंने रेड साड़ी डाली है, वो मेरी माँ है। तो यहाँ इससे पहले क्या आएगा? द। अगला देखिए, दिस इज डैश बॉय हु वॉन द प्राइज। इसमें क्या देखिए, ये वो लड़का है। कौन सा लड़का? कौन सा लड़का? जिसने प्राइज जीता है। तो ये इसकी पर्टिकुलरिटी यहाँ से क्लियर हो रही है। तो बॉय से पहले भी हम क्या यूज़ कर देंगे? द। ठीक है, और नेक्स्ट रूल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल से पहले मैं आपको थोड़े से, जो पुरानी ग्रामर में एडजेक्टिव का टॉपिक हम करते थे, तो देखिए हमें इस तरह से करवाया जाता था, और हमारे टीचर्स ठीक इस रूल को इसी तरह से लिखते थे। देन से पहले, द के बाद, और ये ऐसा रूल होता था जो बोर्ड के एग्जाम में आ भी जाता था। तो देखिए ये बात होती है एडजेक्टिव्स के बारे में, कि जो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जैसे हम लिखते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा में जाएगा। ये आपका मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा रही हूँ इस रूल से रिलेटेड। ओके, तो देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, बेटर देन, और द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती थी, जैसे आती है, सॉरी एक्चुअली अभी भी, जैसे कि द बेस्ट। तो ये हमें याद रखना होता था, बिल्कुल एक जर्नल सा रूल है एडजेक्टिव का, कि देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए ये डिग्री रूल स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि सीता इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ आवर क्लास, यानी कि सीता जो है वो हमारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है। तो देखिए मोस्ट यहाँ कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही क्या आता है? द। तो स्टूडेंट्स ये रूल तो आप सभी आसानी से कर लेते हैं, इस रूल में कोई भी खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको याद करने में दिक्कत आए। जो प्रॉब्लम है वो इसके सेकंड पार्ट में है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि, मैं इसको हिंदी में ही लिख रही हूँ, जब दो सुपरलेटिव डिग्री एक ही पर्सन के लिए यूज की जाए, एक ही पर्सन के लिए, तो केवल पहले जो डिग्री आएगी, पहले आने वाली सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही द आएगा। ये रूल आपको बिल्कुल ऐसे ही समझना पड़ेगा कि जब दो सुपरलेटिव डिग्री, अब यहाँ देखिए सीता के लिए सुपरलेटिव डिग्री आई, मैंने द का यूज़ किया, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं सीता के लिए दो सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज़ कर दूँ, तो केवल जो डिग्री पहले आएगी उसी से पहले द आएगा, दोनों से पहले द नहीं आएगा। अब देखिए सीता इज द, ये मैं यूज़ कर ही चुकी हूँ, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड डैश मोस्ट
हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो देखिए मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, भले ही रूल्स आप भूल जाएं लेकिन अगर एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है तो वो रूल ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा। सीता इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट एंड, अब देखिए आप फिर से सोचोगे कि मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री आई है, लेकिन ये दोनों ही डिग्रीज दोनों सीता के लिए आई हैं, तो इसीलिए हम केवल पहले आने वाले डिग्री से पहले ही आर्टिकल का यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे जो सुपरलेटिव डिग्री आई है उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करें, नो आर्टिकल। और एग्ज़ाम में आप इसकी जगह नो आर्टिकल भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये डिग्री से रिलेटेड ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रही हूँ, डिग्री से रिलेटेड आर्टिकल्स में बेसिकली 3 या 4 रूल बनेंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इन रूल्स से अलग भी इसको दोबारा भी क्लियर कराऊंगी एक बार फिर से जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए 2 रूल्स हम कर चुके हैं कि द के यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है या द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो अब इसी का एक्सेप्शनल रूल है जो एग्ज़ाम में 12th में तो खासकर कई बार आ चुका है। देखिए अभी मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द। तो इसी का एक्सेप्शनल रूल है कि कंपैरेटिव डिग्री में द कब आता है। तो देखिए इसकी भी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, जब 2 कंपैरेटिव डिग्री एक ही अनुपात में घट या बढ़ रही हो, और ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, ये इसकी पहचान है। जिसको ये पूरी अगर आपको ये पूरी लाइन ही समझ ना आए तो उसको इतना ही समझना काफ़ी है। जितना उतना क्या है, जितना उतना उस सेंटेंस की हिंदी में आएगा। जितना उतना जो है कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स हैं इस रूल के। तो अगर स्टेटमेंट समझ ना आए तो जितना उतना, मतलब कि मैं इतना भी बोल सकती हूँ कि अगर किसी सेंटेंस की हिंदी करते टाइम जितना उतना आए तो वो रूल आप अप्लाई करेंगे। तो वहाँ द का यूज़ होगा, कहाँ होगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, यानी कि सुपरलेटिव में तो आना ही आना है। अगर कंपैरेटिव डिग्री भी एक ही अनुपात में बढ़ या घट रही हो और उस सेंटेंस की हिंदी करते टाइम जितना उतना अगर आए तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आएगा। ये 12th के लिए भी ज़रूरी है, 10th के लिए भी ज़रूरी है, और जो उससे आगे के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल मैं कहूँगी इसको। तो देखिए डैश हायर यू गो डैश कूलर इट इज़। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, डैश हायर यू गो यानी कि जितना ऊपर हम जाएंगे ठंड उतनी बढ़ती जाएगी। तो जितना उतना आया ना, जितना ऊपर उतनी ठंड, तो ये एक प्रोपोर्शन में बढ़ती रहेंगी, यानी कि ऊपर जाना ठंड का बढ़ना वो किसी प्रोपोर्शन में चलता रहेगा। जैसे आपने देखा भी होगा कि हर 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वो माइनस होता जाता है। तो ये प्रोपोर्शन हमेशा ही रहेगा। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में भी बहुत बार आता है ये कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो घटता जाएगा। तो तभी हम देखते हैं कि जब हम माउंट एवरेस्ट पर पहुँचते हैं तो बर्फ़ जमी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और प्रत्येक 33 मीटर की गहराई पर जाने से 1 डिग्री जो तापमान है वो बढ़ता चला जाता है, तो गर्मी बढ़ेगी। तो ये एक टर्म है, रूल आपको पता ही है। तो दोनों में हम क्या यूज़ करेंगे, द। आपने ये नहीं सोचना कि ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव का पता कहाँ से चला, ER से, ठीक है। और मैं इस सेंटेंस को दूसरी तरह भी लिख के दिखा रही हूँ, इसको बिल्कुल आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस इस तरह से भी आएगा, डैश यू गो द डैश इट इज़, और आपको ब्रैकेट में कुछ इस तरह से दे देंगे, हायर आएगा या फिर हाईएस्ट आएगा, कूलर आएगा या फिर कूलेस्ट आएगा। तो आपने क्या सोचना है, अब जिनको इस रूल के बारे में नहीं पता वो द के बाद सीधा हाईएस्ट और कूलेस्ट पे ही सोचेंगे, तो ये गलत हो जाएंगे। आपको यहाँ कौन सी डिग्रीज यूज़ करनी है, कंपैरेटिव, विच इज़ हायर एंड कूलर। एक और देखिए एग्जाम्पल, डैश
मोर यू वर्क डैश मोर यू विल गेट, मतलब तुम जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही ज़्यादा प्राप्त करोगे। तो यहाँ भी मोर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री, और दोनों में हम क्या यूज़ करेंगे, द। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आर्टिकल्स के यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम पूछनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ए और एन के लिए आप अपना प्रैक्टिस सेट कोई भी अगर है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।